हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल लर्नर्स पॉइंट पे। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग बहुत ही जल्द जीएस की पूरी सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं अपने इस चैनल पे। तो कल कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से कल वो वीडियो अपलोड हो नहीं पाया था, तो इसलिए आज जो है ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। और आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो इंडियन ज्योग्राफी के सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो टॉपिक वो स्टार्ट करेंगे भारत का भौगोलिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि ये है क्या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में हमें पढ़ना क्या क्या होता है, कौन कौन से इसमें टॉपिक कौन कौन से जो है कवर किए जाते हैं इसमें। तो आइए देखते हैं भारत का जब हम भौगोलिक विभाजन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम इसमें चार टॉपिक्स में इसको कैटेगराइज करते हैं हम लोग। पहला, इसमें हम लोग सबसे पहले भारत के सबसे नॉर्थ में जो स्थित हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हैं उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश, इसी को हम लोग कह देते हैं उत्तर भारत के हिमालयी पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, सभी को पता है कि उत्तर भारत में हमारे हिमालय की ही पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उसके बाद हम लोग जब थोड़ा हिमालय से थोड़ा दक्षिण की ओर आते हैं, हम लोग आएंगे अपने सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान वाले क्षेत्र पे। तो उसको हम लोग कहते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। मीन्स फिजिकल डिवीजन में जो दूसरा हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे उत्तर भारत की जो विशाल मैदान है, प्लेन्स। तीसरा जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ते हैं जो हमारा पेंसुलर जो इंडिया है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, उस प्रायद्वीपीय भारत के जो पठारीय क्षेत्र हैं, जो पहाड़ियां हैं, उनकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र या पहाड़ियां। ठीक है, चौथा जो टॉपिक इसमें हम लोग डिवीजन करते हैं फिजिकल, तो ये है आपका तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि जो हम लोग फिजिकल डिवीजन करते हैं इंडिया का भौगोलिक आधार पे, तो उसको हम लोग चार टॉपिक्स में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। सबसे नॉर्थ में हम देखेंगे उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश, जिसको हम लोग हिमालयी क्षेत्र कह देते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के मैदान शामिल होते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ठीक, उसके और दक्षिण में आएंगे हम लोग पेंसुलर भारत के पठारी क्षेत्र देखेंगे, पहाड़ियाँ वगैरह। फिर तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स हम लोग देखते हैं। चलिए, ये तो हो गया कि हमें जो है टॉपिक क्या क्या है हमें कवर करने हैं। अब हम लोग एक एक करके एक एक सेगमेंट को हम लोग उठाएंगे और उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों हम लोग जब स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, तो मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत है उससे मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे एग्जाम के लिहाज से थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उसमें कुछ जैसे पश्चिमी घाट है, अरावली है, ये जो है कुछ टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसके बाद हम लोग जो अगला प्रायद्वीपीय भारत के बाद हम लोग कवर करेंगे वो हिमालयी क्षेत्र का कवर कर लेंगे। ऐसे क्रम से हम लोग एक एक कवर कर लेंगे। तो आइए आज के टॉपिक में हम लोग देख लेंगे प्रायद्वीपीय भारत को। प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ या प्रायद्वीपीय भारत के पठार और पहाड़ियाँ। ये कभी कभी हम लोग कह देते हैं कि उत्तर भारत के पर्वत श्रृंखलाएं, हिमालय और दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखलाएं, ये भी बोल देते हैं हम लोग, लेकिन इसको पर्वत ना बोल करके पहाड़ियाँ बोलना ज़्यादा सही होगा।
ठीक। आइए, जब हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के पठार की हम लोग चर्चा करेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार में हम लोग ये देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। हम लोग पहले लोकेशन देख लेते हैं दोस्तों कि ये जो है हमें जो पढ़ना है आखिरकार लोकेशन उसकी कहाँ पर है। तो आइए, हम लोग जब प्रायद्वीपीय भारत के पठारों की बात करेंगे तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसमें अरावली की। ये आपका अरावली है, इसका विस्तार अरावली का गुजरात से लेकर के और दिल्ली तक इसका विस्तार मिलेगा। अरावली का गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से फिर दिल्ली तक। अरावली गुजरात से दिल्ली तक। दूसरा जो हम लोग देखेंगे इसमें हमें पढ़ना है विंध्याचल के बारे में। विंध्याचल का विस्तार देख लेंगे। ये भी गुजरात से फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए फिर बिहार और झारखंड तक इसका विस्तार होगा। उसी के विंध्याचल के जस्ट दक्षिण में हमको दिखाई देगा सतपुड़ा की श्रृंखलाएँ। सतपुड़ा का विस्तार भी गुजरात से लेकर के और झारखंड तक है। गुजरात से और झारखंड तक विस्तार दिखेगा दोस्तों हमें सतपुड़ा का। इसके दक्षिण में जब हम देखेंगे तो हमारा जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इस पश्चिमी तटीय मैदान के समानांतर पैरेलल हमें ये जो ताप्ती नदी का मुहाना है, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के और तमिलनाडु तक, ताप्ती नदी के मुहाने से और तमिलनाडु तक हमें कुछ इस तरह से हमको विस्तार मिलेगा पश्चिमी घाट का। ताप्ती नदी मुहाने से लेकर के और तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक हमको विस्तार मिलेगा पश्चिमी घाट का, जो कि पश्चिमी तटीय मैदान के पैरेलल जिसका विस्तार है। पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा जो पश्चिमी घाट है, सॉरी जो पश्चिमी घाट है, ये जो पश्चिमी घाट है ये इस पूर्वी घाट के कंपेरिजन में, यहाँ पे है पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट का जो विस्तार है ये हमको देखने के लिए मिल रहा है इधर उड़ीसा से लेकर के, ये उड़ीसा है, उड़ीसा से और यहाँ नीलगिरी घाट तक, तमिलनाडु तक हमें किसका विस्तार देखने को मिल रहा है? पूर्वी घाट का। ये है आपका दोस्तों पूर्वी घाट, जो कि जो पूर्वी तटीय मैदान है उसके पैरेलल है। ईस्टर्न घाट किसके पैरेलल है? पूर्वी तटीय मैदान के। ये आपका पूर्वी तटीय मैदान है, इसके पैरेलल हो गया पूर्वी घाट। ये है आपका पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान के पैरेलल है। ये आपका सतपुड़ा हो गया, ये आपका विंध्याचल हो गया, ठीक है दोस्तों। और ये आपका अरावली हो गया। इन पांचों की हमें चर्चा करनी है आज के हमारे इस टॉपिक में। देखिए, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, तो इस पेनिनसुलर इंडिया की जो उत्तरी सीमा है, जो हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसकी जो उत्तरी सीमा है, इसका निर्धारण कर रहा है विंध्याचल। यानी अगर कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी सीमा का निर्धारण इनमें में से कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है, इनमें में से कौन सी रेंज करती है, तो हमको ध्यान देना है कि जो विंध्याचल है ये हमारे इस प्रायद्वीपीय भारत की जो उत्तरी सीमा है उसका निर्धारण करता है। पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करेगा? पश्चिमी घाट। पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है? पूर्वी घाट करता है, ठीक है। दक्षिण में ये कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है पश्चिमी घाट का। पूर्वी घाट आकर के यहाँ पर मिल जा रहा है पूर्वी घाट किससे? पश्चिमी घाट से। और ये जो जगह है जहाँ पर मिलता है इसको हम लोग कहते हैं नीलगिरी। इसको हम लोग दोस्तों कहते हैं नीलगिरी घाट। इसको हम लोग नीलगिरी घाट बोलते हैं, नीलगिरी घाट। क्यों बोलते हैं नीलगिरी घाट? क्योंकि इसमें देखिए पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट आकर के मिल गया, और जहाँ पर दो रेंजेस आकर के मिल जाती हैं वहाँ पर अपेक्षाकृत एक ऊंची स्थलाकृति बन जाएगी, एक गांठ नुमा आकृति बन जाएगी। तो उसी को हम लोगों ने कह दिया नीलगिरी घाट। क्लियर? चलिए, हमको ये 5 रेंजेस हमको देखने हैं। अब इन 5 रेंजों की हम लोग अलग अलग चर्चा करेंगे, अलग अलग इनको डिस्क्राइब कर देंगे। चलिए, इस पूरे ये जो हम लोगों ने 5 रेंजेस की चर्चा की, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है आपका वेस्टर्न घाट।
पश्चिमी घाट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग आज के टॉपिक में ये पूरा टॉपिक है ये 2 खंड में आएगा। आज खंड 1 है और कल के वीडियो में आपको मिलेगा खंड 2। तो आज खंड 1 में हम लोग चर्चा कर लेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की। कल जो खंड 2 आएगा उसमें अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा जो रेस्ट ऑफ पार्ट है उसकी चर्चा हो जाएगी। तो आइए जो है हम लोग अपना टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं खंड 1 में। इस खंड 1 में आपको पढ़ेंगे हम लोग आज पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ है, पश्चिमी तटीय मैदान के पैरेलल है, और पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ है, पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर है, पैरेलल है। तो देखिए पश्चिमी घाट का विस्तार हम देखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान के समानांतर कुछ इस तरीके से है। कहाँ से लेकर के कहाँ तक इसका विस्तार है, इसकी हम चर्चा करें जरा। इसका जो विस्तार है, इसकी जो उत्तरी सीमा है ये ताप्ती नदी के मुहाने से प्रारंभ होती है। यानी कि अगर बात करते हैं कि पश्चिमी घाट की जो उत्तरी जो सीमा है वो कहाँ से प्रारंभ हो रही है, तो ये ताप्ती नदी मुहाना, ताप्ती नदी मुहाने से। और कहाँ पे है ताप्ती नदी मुहाना, गुजरात में। गुजरात के सूरत के तट पे ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। तो ताप्ती नदी मुहाने से लेकर के और कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है पूरे पश्चिमी घाट का। बीच में नीलगिरी घाट है, उसके बाद फिर कुछ अलग अलग रेंजों के रूप में हमें दिखाई देगा पश्चिमी घाट। जैसे कि आपकी ये जो रेंज है, ये वाली जो रेंज दिख रही है ये अलग है, देखिए रेंज, ये रेंज अलग दिखाई दे रही है, ये रेंज अलग दिखाई दे रही है। एक रेंज आपको कुछ इस तरह से कैसे दिखाई देगी, ठीक है दोस्तों, एक रेंज आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। और उसके बाद इसी में आकर के कुछ इस तरीके से पूर्वी घाट मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से पूर्वी घाट आकर के मिल जाता है इसी नीलगिरी घाट में। यानी नीलगिरी घाट को अगर हम लोग देख लें तो इसमें काफ़ी सारी रेंजेस आकर के मिल रही हैं। एक तो पश्चिमी घाट नीलगिरी घाट में आके मिल रहा है, पूर्वी घाट मिल रहा है, एक रेंज ये देखिए पूर्व की ओर बढ़ रही है, दक्षिण की ओर एक रेंज बढ़ रही है। तो इनको हम लोग देख लेते हैं ये अलग अलग रेंजेस हैं कौन सी। देखिए ये वाली जो रेंज है इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं पलानी रेंज, ठीक है। ये वाली जो रेंज है दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं अन्नामलाई रेंज, ओके। ये वाली जो रेंज है इसको हम कहते हैं कार्डमम रेंज, इलायची पहाड़ियाँ भी बोल देते हैं। और ये जो सबसे दक्षिण में आपको दिख रही है ये है नागरकोइल, नागरकोइल रेंज है, नागरकोइल की पहाड़ियाँ, क्लियर। ये आपकी हो गई नीलगिरी घाट, नीलगिरी घाट, क्लियर। ये आपकी पूर्वी घाट है, ही बताइए हमको, ये आपका पश्चिमी घाट है। ठीक, अब हम लोग इनकी भी अलग अलग रेंजों को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इनकी अलग अलग रेंजों में क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों में कुछ अंतर क्या हैं आधारभूत। जो पश्चिमी घाट है दोस्तों, ये पश्चिमी घाट ना तो ये फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है, ना ही ये किसी भी तरीके का ब्लॉक माउंटेन है। ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रंशीय कगार है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, अगर हम लोग यहाँ पे अंतर देखते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में, ठीक है, तो देखिए पश्चिमी घाट क्या है, पश्चिमी घाट एक भ्रंशीय कगार है, एक भ्रंशीय कगार का एग्जाम्पल है। और ये पूर्वी घाट से अपेक्षाकृत कम पुराना है, यानी कि पूर्वी घाट अपेक्षाकृत अधिक पुराना है किसके कंपैरिजन में, पश्चिमी घाट के। ठीक, ये जो है अभी ये अधिक पुराना है और ये इसके अपेक्षाकृत कम पुराना है, यानी कम समय हुआ इसको अस्तित्व में आए। दूसरी बात इसमें अगर हम और कुछ डिफरेंस देखते हैं, जो पश्चिमी घाट है ये अपेक्षाकृत इसकी हाइट अधिक है, अपेक्षाकृत इसकी ऊंचाई अधिक है
और जो पूर्वी घाट है इसकी इसके कंपेरिजन में, पश्चिमी घाट के कंपेरिजन में इसकी हाइट अपेक्षाकृत कम है। ठीक, एवरेज अगर हम हाइट की बात कर लें तो इसकी एवरेज हाइट है 900 से लेकर के और 1500 मीटर के बीच में इसकी एवरेज हाइट है मानी जाती है। और इसकी एवरेज हाइट मानते हैं हम लोग 600 मीटर से लेकर के और 900 मीटर पूर्वी घाट की। पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट हम देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हमें कटा छटा नहीं दिखाई देता, ये एक पैरेलल क्रम से हमको दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें अपर्दन नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा हमें कटा छटा नहीं दिखाई देता। तो ये जो पश्चिमी घाट है ये अपेक्षाकृत कम हमें कटा छटा दिखाई देता है, कटा छटा जो है अपेक्षाकृत कम है। और जो पूर्वी घाट है ये बहुत ज़्यादा अपेक्षाकृत हम देखेंगे तो देखिए बहुत ज़्यादा ही हमें कटा छटा दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा अपराजित अवस्था में दिखाई देगा, ये हमें अधिक कटा छटा दिखाई देता है, ये हमें अधिक कटा छटा दिखाई देता है। इसके पीछे का दोस्तों कारण क्या है हम ये भी जान लेंगे कि आखिर पूर्वी घाट क्यों ज़्यादा कटा छटा है। देखिए हमको अच्छे से पता है कि जो पश्चिमी घाट है ये जल विभाजक का काम करता है। पश्चिमी घाट क्या करता है, जल विभाजक का काम करता है। इससे बहुत सारी नदियां हैं जो इसके पूर्वी ढाल से निकलती हैं, बहुत सारी नदियां हैं जो इसके पूर्वी ढाल से निकलती हैं और बहुत सारी ऐसी भी नदियां हैं जो इसके पश्चिमी ढाल से निकलती हैं। और देखिए पश्चिमी ढाल से निकलेंगी। अब ये जो नदियां हैं दोस्तों जो पश्चिमी ढाल से निकल रही हैं, इनको समुद्र तक जाने में, भाई हमें पता है कि नज़दीक में ही अरब सागर है, तो इनको समुद्र तक जाने में बहुत ही कम रास्ता तय करना पड़ता है, 70 से 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ठीक, अधिकतम इतना रास्ता इनको तय करना पड़ता है जो पश्चिमी ढाल से नदियाँ निकल रही हैं। और इतने कम समय में इतनी कम दूरी तय करके और ये अरब सागर में गिर जाते हैं। इस वजह से जो पश्चिमी ढाल से जो निकलने वाली नदियाँ हैं पश्चिमी घाट के, ये जो है बहुत बड़े किसी डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करते, बहुत बड़े डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती, बड़ी वेग के साथ, बहुत ही वेलोसिटी के साथ ही निकलेंगी और निकल करके ज़्यादा अवसाद इनमें होगा नहीं, सेडिमेंट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनने दूरी ही नहीं तय की है। और ये जो है बहुत ज़्यादा बड़े डेल्टा का निर्माण करेंगे नहीं और सीधे जाकर गिर जाएंगी अरब सागर में। वहीं जो पश्चिमी ढाल से जो निकलने वाली दोस्तों नदियाँ हैं ये एक काफ़ी लंबा रास्ता तय करते हैं, ये काफ़ी लंबा रास्ता तय करेंगे और ये पूरा लंबा रास्ता तय करते हुए और फिर जाके गिरेंगी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। ये जाके कहाँ गिर जाएंगे दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में। अब हम देखते हैं कि ये जो नदियाँ हैं ये आ रही हैं और ये पूर्वी घाट से आके टकराएंगी, तो पूर्वी घाट का इनने क्या किया है, अपरदन किया है, यानी जहाँ से नदी निकल रही है वहाँ से नदी ने पूर्वी घाट को काट दिया है और इसको काटने के बाद और फिर जाके बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का फॉर्मेशन करते हुए, ये डेल्टा का फॉर्मेशन करेंगी, डेल्टा का फॉर्मेशन करते हुए, क्योंकि अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा अपने साथ काफ़ी अधिक मात्रा में सेडिमेंट्स लेके आए हुए हैं अवसाद, और इन्होंने डेल्टा का फॉर्मेशन करके और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, तो ये हमें कटा छटा इस कारण से अधिक दिखाई दे रहा है क्योंकि पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल से निकलने वाली नदियों ने इसको जगह जगह से अपरदित कर रखा है, काट छाट रखा है। अगला हमें अंतर और देखें, इसमें और क्या अंतर हो सकता है। अपेक्षाकृत हाइट की हमने बात कर ली, कटा छटा ये अधिक है, ये कम कटा छटा है। अगर हम बात करते हैं कि चौड़ाई किसकी अधिक है, चौड़ाई कौन सा ज़्यादा है, या फिर हाँ ठीक है, चौड़ाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो पश्चिमी घाट है दोस्तों, तो ये उत्तर में, जब ये स्टार्टिंग में हम उत्तर में देख रहे हैं महाराष्ट्र गोवा वाले रेंज में, तो यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो अपेक्षाकृत कम है, इसकी चौड़ाई अपेक्षाकृत कम होगी। लेकिन जैसे जैसे ये दक्षिण में आएगा इसकी चौड़ाई अपेक्षाकृत बढ़ती जाती है। ठीक है, उत्तर में इसकी चौड़ाई भी कम होगी और इसकी ऊंचाई भी कम होगी। वहीं जैसे जैसे हम दक्षिण में आएंगे तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई भी बढ़ती जाएगी और इसकी चौड़ाई भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, वहीं हम अगर पूर्वी घाट की बात करते हैं तो पूर्वी घाट उत्तर की दिशा में अधिक चौड़ा है, पूर्वी घाट उत्तर में अधिक चौड़ा है और जैसे जैसे वो दक्षिण में आ रहा है उसकी चौड़ाई कम होती जाती है और यहाँ पर नीलगिरी घाट में आकर के ये बिल्कुल से मिल जाता है पश्चिमी घाट के साथ। ठीक, चलिए अगर हम बात करते हैं कि रिवर्स ज़्यादा कहाँ से ओरिजिन हो रही हैं, पश्चिमी घाट से ज़्यादा नदियों का उद्गम दिख रहा है या पूर्वी घाट से, तो हम बता सकते हैं कि नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ज़्यादा दिखता है, पूर्वी घाट से नदियों का उद्गम कम दिखता है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर लेते हैं कि पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट दोनों में से बायोडाइवर्सिटी कहाँ अधिक है, जैव विविधता, तो उसमें भी हमें पश्चिमी घाट कहीं अधिक आगे मिलेगा पूर्वी घाट से। क्यों?
क्योंकि इसकी एक तो हाइट अधिक है, तो यहाँ से जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा है, वो अरब सागर शाखा यहाँ से उठेगी और उठने के बाद टकरा जाएगी। पहले तो केरल के तट पे टकराएगी क्योंकि पश्चिमी घाट ऊंचा है, ठीक है, टकराएगी और केरल में बारिश करेगी। वैसे ही ये पूरी जो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा है टकराती हुई चली जाएगी और टकराती हुई चली जाएगी पश्चिमी घाट में, तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर वो बारिश ज़्यादा प्राप्त होगी और बारिश प्राप्त होने से दोस्तों हमें पता है कि बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे अधिक हो जाएगी। इसलिए ये वाला जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल वाला जो क्षेत्र है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए, वो चाहे वनस्पति हो चाहे जीव जंतु हो, दोनों के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा हमें रिच दिखाई देगा। चलिए अब हम लोग दोस्तों एक एक पहले पश्चिमी घाट की बात करते हैं पूरे की, फिर पूर्वी घाट की बात कर लेंगे। अब हम लोग एक एक की अलग अलग इंडिविजुअल ही बात करते हैं। देखिए पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पश्चिमी घाट को। ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये हमारी नीलगिरी घाट है। अब दोस्तों पश्चिमी घाट की शुरुआत करेंगे। मैंने बताया इसका सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, ताप्ती नदी का मुहाना, यानी गुजरात से प्रारंभ हुआ। गुजरात के बाद इसका विस्तार कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में, यानी पहले गुजरात, फिर गुजरात से महाराष्ट्र में आ गया, महाराष्ट्र से गोवा, गोवा के बाद ये कर्नाटक का क्षेत्र हो गया, ठीक है। कर्नाटका से फिर जब नीलगिरी घाट के पास हम पहुंचेंगे, जो नीलगिरी घाट है, ये नीलगिरी घाट एक्चुअल में ट्राइजेक्शन है, यानी कि तीनों का मिलन बिंदु है। यानी यहाँ पे कर्नाटक की सीमा भी मिल रही है, ये कर्नाटक की सीमा है दोस्तों, ये आपकी केरला की सीमा है और ये तमिलनाडु की सीमा है, यानी कि ये तीनों राज्यों के मिलन बिंदु पर स्थित है नीलगिरी घाट। यानी कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का अगर हम दक्षिणी भाग देख लें, पश्चिमी घाट का ये वाला जो दक्षिणी भाग है दोस्तों, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक वाला, ये जो पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग है, ये केरल और तमिलनाडु के बीच में एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। यानी इस तरफ क्या है, इस तरफ केरल है और इधर क्या है, इधर तमिलनाडु है, ठीक है ना। यानी कि पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी हिस्सा है, ये केरल और तमिलनाडु के बीच में क्या करेगा, एक नेचुरल बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। आइए कुछ और बातें देखते हैं यहाँ पे। ये तो आपका हो गया तमिलनाडु, ये आपका केरला का क्षेत्र हो गया, ठीक है। तमिलनाडु अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि तमिलनाडु कहाँ स्थित है, तो आपको उसमें देखना है आपके पेपर में, अगर उसमें ट्राइजेक्शन दिया हुआ है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तो आपको वही लगाना है। इन केस नहीं दिया हुआ है, सिर्फ तमिलनाडु ही दिया है, तो आप तमिलनाडु लगाएंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में है क्या, वो तीनों का ट्रांजैक्शन ही है। आइए बात करते हैं, जो ये महाराष्ट्र वाला हिस्सा है, इस महाराष्ट्र वाले हिस्से में, मतलब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ से महाराष्ट्र से लेकर के और कर्नाटक तक, इस पूरे क्षेत्र में जो ये पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से जाना जाता है। इस पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से जाना जाता है, ठीक है। कहाँ से, महाराष्ट्र से लेकर के और कर्नाटक तक, इस पूरे पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री नाम से। अब देखिए ये तो पूरा सह्याद्री हो गया। अब जो यहाँ पे है गोवा, गोवा से जो 16 डिग्री जो नॉर्थ जो लैटिट्यूड लाइन है, जो उत्तरी अक्षांशीय रेखा है, 16वीं जो उत्तरी अक्षांशीय रेखा है, कहाँ से गुजर रही है, गोवा से गुजर रही है, और ये सह्याद्री को दो भागों में बांट देगी, यानी कि नॉर्थ सह्याद्री और साउथ सह्याद्री। क्लियर है। यानी कि महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक तक इसको बोलते हैं हम सह्याद्री, लेकिन गोवा से जो 16वीं जो उत्तरी अक्षांशीय रेखा गुजर रही है, जो नॉर्थ लैटिट्यूड लाइंस गुजर रही है, वो क्या करेगी, वो इस सह्याद्री को दो भागों में बांट देगी, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। चलिए अब हम लोग
बात करते हैं पहले उत्तरी सह्याद्री की, फिर बात करेंगे दक्षिणी सह्याद्री की, ऐसे ही हम लोग एक एक अलग अलग सेक्शन की बात करेंगे। चलिए दोस्तों, ये मान के चलिए ये है आपका उत्तरी सह्याद्री, यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का मैंने हिस्सा लिया हुआ है, ये अलग से बनाया हुआ है। ठीक है, ये पूरा मैंने क्या बनाया हुआ है, उत्तरी सह्याद्री बनाया हुआ है। ठीक, यानी उत्तरी सह्याद्री पूरा का पूरा कहाँ पे विस्तार है, हमें महाराष्ट्र और उत्तरी गोवा, नॉर्थ जो गोवा है उसमें और पूरे महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री का विस्तार है। इस उत्तरी सह्याद्री में दोस्तों कुछ ऊंची चोटियां हैं। इस पूरी रेंज में ये क्या है, उत्तरी सह्याद्री जो पूरी रेंज है, श्रृंखला है, इस श्रृंखला में कुछ ज़्यादा अपेक्षाकृत ज़्यादा ऊंचे उठे हुए जो पॉइंट्स होंगे, ज़्यादा ऊंची उठी हुई जो पहाड़ियाँ होंगी, उनको हम क्या कह देते हैं, चोटियाँ कह देते हैं। तो इस उत्तरी सह्याद्री की कुछ अपेक्षाकृत जो ज़्यादा ऊंची चोटियाँ हैं वो निम्न है। जैसे एक यहाँ पे चोटी है, इसका नाम है कलसुबाई। कलसुबाई हाइट इसकी है दोस्तों 1646 मीटर। 1646 मीटर क्या नाम है इसका, कलसुबाई। दोस्तों ये जो है पूरे उत्तरी सह्याद्री की, या हम बात कर लें महाराष्ट्र की, तो सबसे ऊंची पीक है कौन सी, कलसुबाई। पूरे उत्तरी सह्याद्री या महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पीक की अगर हम बात करते हैं तो है कलसुबाई। ऐसे कुछ पीक्स और हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे कि एक त्र्यंबकेश्वर और महाबलेश्वर। ये है दोस्तों त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर के सभी लोगों को पता है कि त्र्यंबकेश्वर हमारा एक ज्योतिर्लिंग है, वो यहीं पर स्थित है। और यहीं त्र्यंबकेश्वर की जो पहाड़ी है, जो चोटी है, इसी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोदावरी। ठीक, एक नदी निकल रही है त्र्यंबकेश्वर से, नाम है गोदावरी। आगे जाकर के वो पूर्वी घाट को काटते हुए और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी तरीके से एक ये चोटी है, इस चोटी का नाम है महाबलेश्वर। इस पीक का दोस्तों नाम है महाबलेश्वर। इस महाबलेश्वर की जो चोटी है, इससे भी एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है कृष्णा। कृष्णा ये भी बिल्कुल गोदावरी के पैरेलल ही बहते हुए उसी तरह पूर्वी घाट को काट करके अपरदित करके और फिर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करके और अपना जल गिरा देगी कृष्णा। तो ये तीन हमने चोटियां देख ली, मुख्य किसमें, उत्तरी सह्याद्री में। तीन चोटियां हैं मुख्य किसमें, उत्तरी सह्याद्री में। अच्छा, इसी उत्तरी सह्याद्री में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, दो इंपॉर्टेंट पास हैं। तो दो इंपॉर्टेंट पास यानी कि दर्रे हैं, और ये दर्रे कौन कौन से हैं, एक है आपका थाल घाट और दूसरा है भोर घाट। पहले तो हम समझते हैं कि ये दर्रे क्या होते हैं। देखिए, दर्रे जो है प्राकृतिक रूप से जो पर्वतों को, पर्वत जैसे प्राकृतिक रूप से, या पहले वहाँ कोई नदी बह रही थी या फिर कोई भी अन्य कोई प्राकृतिक कारणों की वजह से जो भी हमें प्राकृतिक रूप से आवागमन के मार्ग जो हमें प्रदान होते हैं, पर्वतों के द्वारा हमें आने जाने के लिए कुछ मार्ग मिल जाते हैं। वो मैंने बताया, या तो पहले वहाँ नदी रही होगी, नदी सूख गई होगी, या नदी ने अपना रास्ता बदल दिया होगा, कुछ अदर जो है हो सकता है कि कुछ फोर्सेज रहे हो जिसकी वजह से अपर्दन हो गया हो पर्वत का, उसकी वजह से जो हमें प्राकृतिक आवागमन के जो मार्ग जो प्रदान होते हैं जिन रास्तों से, उनको हम कहते हैं दर्रे। यानी उन्हीं के द्वारा हम क्या कहते हैं, अपने नेशनल हाईवेज वगैरह, रेलवे ट्रैक्स वगैरह उन्हीं दर्रों के थ्रू हम लोग डेवलप कर लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हमें दो पास, दो दर्रे दिख रहे हैं इस उत्तरी सह्याद्री वाले रीजन में। कौन कौन से दो पास हैं, यहाँ पे एक है, इसका नाम है थाल घाट, ये है आपका थाल घाट, और इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं भोर घाट। इसका दोस्तों आप लोगों को क्रम याद रखना है, उत्तर में थाल घाट है और उसके दक्षिण में है भोर घाट। अब कभी आपसे पूछ लेता है, अच्छा यहाँ पे है आपका स्थित है, यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे स्थित है मुंबई, यानी पश्चिमी घाट के पश्चिम में स्थित है मुंबई। आपसे पूछ लेता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि मुंबई से अगर हमको आगरा आना है, या मुंबई से आगरा का जो हाईवे है, जो रोड है, या फिर
आगरा से अगर हमें मुंबई से अगर हमको नागपुर आना है, नासिक आना है, या फिर हमें उत्तर भारत आना है, कहीं भी हम बात कर लें, तो किस दर्रे के थ्रू वो रास्ता बना होगा या जो रेलवे ट्रैक है वो किस दर्रे के थ्रू निकाली गई होगी, किस पास से निकाली गई होगी। तो देखिए ये है थाल घाट। अगर हमको आना है, मान के चलिए मुंबई से आपको उत्तर भारत में आना है, उत्तर प्रदेश आना है, सपोज दैट आगरा आना है। आगरा की अगर हम लोग बात कर लें तो हम किस दर्रे को हम लोग फॉलो करेंगे, किस दर्रे से होकर के वो मार्ग गुजरेगा, तो वो है थालघाट दर्रा। और अगर आपको ये देखिए मुंबई से अगर आपको सपोज दैट इधर पे है आगरा, अगर आपको मुंबई से अगर आगरा आना है तो देखिए आप इस तरह से आप फॉलो करेंगे इसको। वहीं अगर कह दिया जाए आपसे यहाँ पे है आपका पुणे स्थित है, इस जगह पे पुणे है, क्लियर, यहाँ पे है आपका पुणे। अगर कह दिया जाए दोस्तों कि मुंबई से अगर आपको पुणे जाना है तो आप किस दर्रे को आप फॉलो करेंगे, तो हमें बताना है भोरगढ़ दर्रा। या फिर मुंबई से मान के चलिए अगर दक्षिण भारत के कहीं किसी स्टेट में हमको आना है, किसी शहर में, तो फिर हम कौन सा रूट फॉलो करेंगे, हम ऐसे हम लोग जाएंगे इस तरीके से। ठीक, चलिए ये तो हो गया आपका उत्तरी सह्याद्री। अब हम लोग बात करते हैं दक्षिणी सह्याद्री की। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे दक्षिणी सह्याद्री की। तो देखिए दोस्तों दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार ये देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार है। यानी कि दक्षिणी गोवा से लेकर के और पूरा कर्नाटक का जो क्षेत्र है वो किस में आ जाएगा, दक्षिणी सह्याद्री में आ जाएगा। कुछ इस तरह से ये आपका दक्षिणी गोवा का हिस्सा है और इधर पूरा ही कर्नाटक हो जाएगा। यानी नीलगिरी गांठ के जस्ट उत्तर तक का जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा दक्षिणी सह्याद्री हो जाएगा। इसमें भी हम देखते हैं, इसमें ये वाला जो हिस्सा कर्नाटक वाला है, यहाँ पर दोस्तों कुछ पहाड़ियाँ स्थित हैं क्रम से। इन पहाड़ियों को हम लोग दोस्तों बोल देते हैं बाबा बूदन की पहाड़ियाँ, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ। क्लियर दोस्तों, इसको हम लोग बोल देते हैं बाबा बूदन की पहाड़ियाँ। ये बाबा बूदन की पहाड़ियाँ फेमस किस लिए हैं, देखिए एक वहाबी संत थे जिनका नाम था बाबा बूदन। वो सबसे पहले इस क्षेत्र में आए थे और इस क्षेत्र में आकर के उन्होंने सबसे पहले कहवा का उत्पादन प्रारंभ किया। इन्होंने सबसे पहले कहवा की खेती चालू कर दी इस क्षेत्र में। तो उन्हीं के नाम पर इन पूरी पहाड़ियों को, इस पूरी रेंज का नाम हम लोगों ने बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कर दिया। और ये बाबा बूदन की पहाड़ियाँ एक तो फेमस हैं अपने कहवा के लिए, कहवा की खेती के लिए, और दूसरा फेमस है अपने हेमेटाइट के लिए। यहाँ हेमेटाइट की माइंस पाई जाती हैं। हेमेटाइट हमें पता है कि लोहे का अयस्क होता है। तो ये बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कहवा और हेमेटाइट के लिए फेमस हैं। इसी बाबा बूदन की जो पहाड़ियाँ हैं, पूरी रेंज है, इसकी एक हाईएस्ट पीक है। यहाँ पर भी इन बाबा बूदन की पहाड़ियों की क्या है, एक हाईएस्ट पीक है। बाबा बूदन की पहाड़ियों में की भी एक हाईएस्ट पीक है। ये जो हाईएस्ट पीक है इसको हम लोग कहते हैं कुद्रेमुख। हाइट इसकी 1892 मीटर। ठीक है दोस्तों, यानी अगर आपसे पूछता है उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी तो हम बताएंगे कलसूबाई, और अगर आपसे पूछता है कि दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी तो हम बताएंगे कुद्रेमुख। क्लियर है ना। यह तो आपसे पूछ लेता है कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी तो हम बता देंगे कुद्रेमुख। कुद्रेमुख किन पहाड़ियों का हिस्सा है, बाबा बूदन की पहाड़ियों का हिस्सा है। कहवा कहाँ पर होता है, अगर आपसे पीक्स केवल दे रहा है, कुद्रेमुख लिख के दे रहा है, महाबलेश्वर दे रहा है, अदर ऐसे कुछ अलग पीक्स दे रहा है, तो फिर आपको कुद्रेमुख लगाना है। क्लियर है। चलिए कुद्रेमुख हमने देख लिया, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ देख लिया, कहवा और हेमेटाइट के लिए फेमस है ये देख लिया हमने। आइए अब दक्षिणी सह्याद्री के और दक्षिण में हम लोग चलते हैं। दक्षिणी सह्याद्री के और दक्षिण में यानी कि
ये हम लोगों ने देख लिया, ये था उत्तरी सह्याद्री, ये है पूरा दक्षिणी सह्याद्री, और ये दक्षिणी सह्याद्री के ये जस्ट दक्षिण में क्या है, नीलगिरी की गांठ है। तो मान के चलिए ये है आपकी नीलगिरी की गांठ, जिसमें ये आपका पश्चिमी घाट आ रहा है और ये आपका पूर्वी घाट आकर के मिल रहा है। ठीक, ये है नीलगिरी की गांठ, नीलगिरी घाट, और ये पश्चिमी घाट आकर के मिल रहा है इसमें, और यहाँ से पूर्वी घाट आकर के मिल रहा है, ये है पूर्वी घाट मान के चलिए, नीलगिरी घाट। नीलगिरी घाट। अब ये नीलगिरी घाट का विस्तार कहाँ है, मैंने पहले बताया, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका कर्नाटक का है, इधर वाला जो हिस्सा है ये आपका केरल से टच हो रहा है, और इधर वाला जो हिस्सा है ये तमिलनाडु से सीमा बना रहा है, तमिलनाडु के अंतर्गत आ रहा है। अब नीलगिरी घाट की कुछ विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। इस नीलगिरी की भी एक ऊंची चोटी है, इस नीलगिरी घाट में भी एक ऊंची चोटी है, नीलगिरी घाट में भी एक ऊंची चोटी है, और इसको हम लोग बोलते हैं डोडा बेटा, डोडा बेटा। इस नीलगिरी घाट में भी एक ऊंची चोटी है जिसको हम लोग बोलते हैं डोडा बेटा। हाइट की अगर बात कर लेते हैं तो 2636 मीटर, 2636 मीटर इसकी हाइट है डोडा बेटा की। ये नीलगिरी घाट में कुछ ट्राइब्स पाई जाती हैं, कुछ ट्राइब्स के लिए फेमस है, जैसे कि टोडा और कोटा। इस नीलगिरी घाट में, नीलगिरी घाट में टोडा और कोटा, टोडा और कोटा नाम की दो ट्राइब्स पाई जाती हैं इस नीलगिरी घाट में। इसी नीलगिरी घाट में ही एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस स्थित है, एक हिल स्टेशन जिसका नाम है ऊटी। तो ऊटी जो है हिल स्टेशन इसी में स्थित है, नीलगिरी घाट में। ठीक, चलिए अब हम लोग नीलगिरी घाट के बाद हम लोग देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि इस नीलगिरी घाट में एक जो है रेंज ऐसे ही मिल रही है, ये तो आपकी ये इधर से पूर्वी घाट ऐसे मिल रही थी, पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट थी, और ये आपकी एक रेंज ऐसे मिल रही है। इस रेंज का नाम है पलानी, इस रेंज का नाम है पलानी। तो आइए हम लोग देख लेते हैं पलानी रेंज के बारे में। नीलगिरी को हमने देख लिया, नीलगिरी घाट में टोडा कोटा जनजातियां पाई जाती हैं, ऊटी जो है एक टूरिस्ट प्लेस है, डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, हाइट इसकी 2636 मीटर। अच्छा, डोडा बेटा के बारे में कुछ फैक्ट अगर देखें तो ये पूरे दक्षिणी भारत की अगर सेकंड हाईएस्ट पीक पूछता है तो डोडा बेटा है, पूरे दक्षिणी भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक डोडा बेटा। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक तो डोडा बेटा, पश्चिमी घाट की सेकंड हाईएस्ट पीक पूछे तो डोडा बेटा। ठीक है ना, वो चाहे पश्चिमी घाट पूछे, चाहे प्रायद्वीपीय भारत पूछे, और चाहे दक्षिणी भारत पूछ लेता है, तो डोडा बेटा सेकंड हाईएस्ट पीक है। आइए अब हम लोग इसके बाद देखते हैं पलानी रेंज के बारे में। पालनी की पहाड़ियाँ, इसी को पालनी की पहाड़ियाँ भी बोल देते हैं, कभी कभी पलानी रेंज बोल देते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पलानी रेंज। ये देखिए ये पलानी रेंज, और इसका जो पश्चिमी सिरा है ये टच हो रहा है जाकर के किससे, नीलगिरी घाट से। यानी कि यहाँ पे ऐसे इस तरह से कुछ नीलगिरी घाट रही होगी, और ये इस तरह से नीलगिरी घाट का से ये पूरब की ओर इसका विस्तार है पलानी रेंज का। नीलगिरी घाट से पूर्व में विस्तार है किसका, पलानी रेंज का। आइए पलानी रेंज के बारे में देखते हैं। देखिए इस पलानी रेंज में, पलानी रेंज में कुछ जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, पलानी रेंज में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इन फॉरेस्ट को हम लोग बोलते हैं 16 वन। पलानी रेंज के जो जंगल पाए जाते हैं, जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वनस्पतियाँ, उनको 16 वन के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि 16 वन क्या है, 16 वन क्या है, तो आपको क्या बताना है, पलानी रेंज के जंगल, पलानी रेंज की जो वनस्पतियाँ हैं उसको हम बोलते हैं 16 वन। ठीक है, अपने 16 वन के लिए फेमस है पूरी पलानी रेंज। इस पलानी रेंज की एक हाईएस्ट पीक है, पलानी रेंज की दोस्तों एक हाईएस्ट पीक है, और पलानी रेंज में भी एक चोटी है, और इस चोटी का नाम है दोस्तों बम्बार्डी 16।
तो पलानी रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है दोस्तों, बम्बार्डी शोला। ये जो है आपकी थर्ड हाईएस्ट पीक है, ये आपकी थर्ड हाईएस्ट पीक है पूरे दक्षिण भारत की या फिर पूरे पश्चिमी घाट की। थर्ड हाईएस्ट पीक कौन सी है, बम्बार्डी शोला। 16 वन पाए जा रहे हैं। इसका अगर हम देख लेते हैं कि इसका विस्तार कहाँ पर है, किस स्टेट में, तो ये तमिलनाडु से लेकर के और तमिलनाडु तक में इसका विस्तार है। तमिलनाडु से लेकर के और तमिलनाडु तक में इसका विस्तार है, तकरीबन जो है 150 किलोमीटर इसकी लंबाई अगर हम देखते हैं तो लगभग 150 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, हमने देख लिया कौन सी, पलानी रेंज। अब देखिए दोस्तों, पलानी रेंज के बाद हम लोग देखते हैं अगला, देखिए ये हम लोग देख रहे हैं नीलगिरी की जो गांठ है उसका जो दक्षिणी विस्तार है, नीलगिरी गांठ का जो दक्षिणी विस्तार है, जो रेंज इसके दक्षिण में जो जा रही है, इसको हम लोग कहते हैं अन्नामलाई रेंज। तो आइए हम लोग अन्नामलाई रेंज के बारे में देख लें। ये है, सब ये है, मान के चलिए ये है आपकी अन्नामलाई रेंज। क्लियर है ना, यानी कि नीलगिरी घाट से दक्षिण में विस्तार है अन्नामलाई रेंज का। इस अन्नामलाई रेंज में की एक हाईएस्ट पीक है, अन्नामलाई रेंज की भी एक हाईएस्ट पीक है और इसका नाम है अनाईमुडी। इसका नाम क्या है दोस्तों, अनाईमुडी। अन्नामलाई रेंज में हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है अनाईमुडी। इसकी अगर हम लोग पूरी हाइट की बात कर लें तो 2692 मीटर कहीं लिखा मिलेगा आपको, या कहीं कहीं पे 96 मीटर लिखा हुआ मिलेगा। तो ये ध्यान देना हमको कि अनाईमुडी रेंज 2692 96 मीटर इसकी हाइट है। पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि दक्षिण भारत की हाईएस्ट पीक है। दक्षिण भारत की हाईएस्ट पीक कौन सी, क्या कहलाती है, अनाईमुडी, पूरे दक्षिण भारत की। या फिर अगर पश्चिमी घाट की कह देता है हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो अनाईमुडी है। चलिए अब ये जो अन्नामलाई जो रेंज है, देखिए अन्नामलाई रेंज, ये अन्नामलाई रेंज आपकी केरल और तमिलनाडु के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बना रही है। यानी इस तरफ है आपका केरल और इधर पे क्या है, इधर पे है तमिलनाडु। यानी कि देखिए हम लोग देख रहे हैं ये अन्नामलाई रेंज इधर केरल और तमिलनाडु के बीच में सीमा का निर्धारण कर रही है। तो जो ये अन्नामलाई रेंज का जो पश्चिमी ढाल है, अन्नामलाई ये रेंज है, इसका जो ये पश्चिमी ढाल है भाई, ये आपका पश्चिम है और ये आपका क्या है, पूर्व है। तो ये जो अन्नामलाई रेंज की जो पश्चिमी ढाल है, इस पश्चिमी ढाल में बहुत अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। बहुत ही अधिक जो है क्या पाए जाते हैं, बहुत ही अधिक ये बायोडाइवर्सिटी से रिच क्षेत्र है। अन्नामलाई रेंज का जो पश्चिमी ढाल का जो क्षेत्र है, ये बायोडाइवर्सिटी से बहुत ही ज़्यादा रिच क्षेत्र है और ये फेमस है अपने मसालों के लिए। अन्नामलाई रेंज का जो पश्चिमी ढाल है, ये अपने मसालों के उत्पादन के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस है और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाउल ऑफ स्पाइसेस, बाउल ऑफ स्पाइसेस। और ये जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला पूरा क्षेत्र, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों साइलेंट वैली। साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी। क्लियर है, अन्नामलाई रेंज की जो पश्चिमी ढाल है वो क्या कहलाती है, शांत घाटी कहलाती है, साइलेंट वैली। फेमस किस लिए है, अपने मसालों के उत्पादन के लिए। क्लियर। अब यहाँ पे ये बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है और बायोडाइवर्सिटी रिच है, उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि ये बारिश की बहुत अधिक मात्रा प्राप्त करती है। यानी यहाँ पे बारिश जो है भरपूर होती है। हम लोगों ने देखा, मैंने अभी आपसे चर्चा की थी कि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा है वो आती है और आकर के कहाँ टकराती है, केरल तट पर टकराती है। केरल तट पर कहाँ टकराएगी, इसी अन्नामलाई की पहाड़ियों से टकराती है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा है। और टकराने के बाद इस वाले क्षेत्र में ये बहुत अधिक वर्षा करेगी, मतलब 250 सेंटीमीटर से भी ऊपर बारिश प्राप्त करता है ये वाला क्षेत्र। और इसी वजह से ये अपने बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही फेमस है, बहुत ही रिच है। तो ये हम लोगों ने दोस्तों बात कर ली अन्नामलाई रेंज। अब अन्नामलाई रेंज के बाद और दक्षिण में जो पीक है और दक्षिण में जो रेंज है, ये वाली रेंज, ये दक्षिण वाली जो रेंज है, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं कार्डेमम रेंज।
इसको हम लोग कार्डमम की कहा पहाड़ियाँ बोलते हैं, तो आइए उसकी भी चर्चा कर लें हम। ये दोस्तों क्या है, ये कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं। इसका विस्तार कहाँ है, अन्नामलाई रेंज के दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ियाँ। इसी को हम लोग बोलते हैं इलायची की पहाड़ियाँ, नाम से ही फेमस है। यहाँ पे इलायची का उत्पादन बहुत अधिक होता है। कार्डमम पहाड़ियाँ, इसी कार्डमम जो रेंज है इसकी भी एक हाईएस्ट पीक है दोस्तों, और इस हाईएस्ट पीक को हम लोग कहते हैं अगस्त्यमलाई। इस कार्डमम रेंज की दोस्तों एक हाईएस्ट पीक है जिसको कहते हैं हम अगस्त्यमलाई। और ये जो पूरी अगस्त्यमलाई है, ये पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है ये बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। ये पूरा का पूरा जो अगस्त्यमलाई है इसको क्या घोषित किया गया है, जैव आरक्षित क्षेत्र। हमारे भारत के 18 जैव आरक्षित क्षेत्रों में, 18 जैव आरक्षित क्षेत्रों में, अब तो खैर हाँ ठीक, 18 जैव आरक्षित क्षेत्रों में क्या हो गया है, अभी बात चल रही है कुछ और नए आरक्षित क्षेत्र घोषित करने की, बायोडाइवर्सिटी रीजन की। तो अगस्त्यमलाई भी उनमें से एक है। और हमें कहाँ दिख रहा है, ये कार्डमम की पहाड़ियों में दिख रहा है। कारण वही है, वर्षा की मात्रा बहुत अधिक प्राप्त करता है ये पूरा रेंज, क्योंकि यहाँ से वही मानसून आके टकरा रहे हैं, और इस वजह से ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। कार्डमम की पहाड़ियाँ ऊंची चोटी हो गई, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है। आइए अब उसके भी दक्षिण में हम देखते हैं एक और रेंज है। इसके भी इन कार्डमम की पहाड़ियों के दक्षिण में एक और रेंज है, और इस रेंज को हम लोग कहते हैं नागरकोइल। नागरकोइल रेंज बोलते हैं। विस्तार कहाँ है, कार्डमम पहाड़ी के दक्षिण में। दोस्तों इस नागरकोइल की जो रेंज है इसकी एक हाईएस्ट पीक है, और इस हाईएस्ट पीक को हम लोग कहते हैं महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी, एक महेंद्रगिरी तो हमें ये भी देखने के लिए मिल रहा है नागरकोइल में, और एक महेंद्रगिरी हमको पूर्वी घाट में देखने के लिए मिलेगा उड़ीसा में। तो नागरकोइल क्या अगर आपसे पूछ लेता है सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट की सबसे दक्षिण में स्थित रेंज कौन सी है, पूरे पश्चिम घाट की सबसे दक्षिण में स्थित रेंज कौन सी है, तो देखिए यही नागरकोइल है। बिल्कुल कन्याकुमारी तक, केप कमोरिन तक जाती है नागरकोइल रेंज। इसमें से इसमें जो है ये वाला जो हिस्सा है इसमें दो पास हैं, दो जो है इंपॉर्टेंट पासेस हैं। एक पास तो है यहां पर, एक दोस्तों जो दर्रा दिखाई देता है हमको, एक जो दर्रा मिलता है वो है इस जगह पर, यानी कि नीलगिरी घाट और अन्नामलाई के बीच में। नीलगिरी घाट और अन्नामलाई के बीच में एक दर्रा है, और इसका नाम है पाल घाट। क्या नाम है दोस्तों, पाल घाट दर्रा। कहाँ है, नीलगिरी घाट और अन्नामलाई के बीच में। कौन सा दर्रा है, पाल घाट। एक और दर्रा है, नाम है उसका सेनकोट्टा, वो दोस्तों स्थित है इस जगह पर। यानी कि जो कार्डमम की पहाड़ियां हैं और जो नागरकोइल की पहाड़ियां हैं, कार्डमम और नागरकोइल के बीच में एक दर्रा स्थित है दोस्तों, और इसका नाम है सेनकोट्टा। क्लियर, दो दर्रे हो गए, पाल घाट और सेनकोट्टा। अब अगर मान के चलिए हमको जो है केरल के किसी क्षेत्र, जैसे मान के सपोज दैट मानिए आपकी कोच्चि से, यहाँ पे है केरल का कोच्चि। केरल के कोच्चि से अगर दोस्तों हमको जाना है कहाँ, चेन्नई, यहाँ पे चेन्नई, तो हम कहाँ से जाएंगे, इसी वाले पास को फॉलो करके जाएंगे। कोच्चि से हमको कहाँ जाना है, चेन्नई, तो हम कहाँ से जाएंगे, इस पालघाट दर्रे से। अब मान के चलिए यहाँ पे है तिरुवनंतपुरम है, केरल का तिरुवनंतपुरम है इस जगह पर, और तिरुवनंतपुरम से हमको दोस्तों जाना है मदुरई, तो हम कहाँ से जाएंगे, इस सेनकोट्टा दर्रा से होके जाएंगे। ठीक है, मदुरई जाना है हम कहाँ, तिरुवनंतपुरम से। तो देखिए दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट पूरा हम लोगों ने कवर कर लिया। अब 5 मिनट का समय आप लोग और दिए, 5 मिनट में हमारा पूरी घाट भी कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग उसको भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं कुछ, वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, पूर्वी घाट पूर्वी तटीय मैदान के
समानांतर हमें दिखाई देता है, पूर्वी घाट पूर्वी तटीय मैदान के हमें समानांतर दिखाई देता है, लेकिन ये बहुत ही अधिक कटी छटी अवस्था में दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा कटा छटा हुआ दिखाई देगा, जगह जगह से ये जो है कटा छटा दिखाई देगा। कारण पता है हमें, क्योंकि जो पश्चिमी घाट से नदियाँ आ रही हैं उन्होंने इसको अपर्दित कर रखा है, काट छाट रखा है। इसका विस्तार की भी बात हो चुकी थी, उड़ीसा से लेकर के और तमिलनाडु में, यही देखिए यहाँ पे इस जगह पर है नीलगिरी घाट, तो यहाँ पर तमिलनाडु तक, उड़ीसा से तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। आइए बात करें, इसमें कुछ ऊंची चोटियाँ हैं, जैसे कि उड़ीसा में एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है महेंद्रगिरी। चोटियाँ तो बहुत हैं, लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट्स की बात करेंगे। महेंद्रगिरी, एक और चोटी है जिसका नाम है टिक्करपारा, यहीं पर एक और चोटी है जिसका नाम है टिक्करपारा। यहीं पर दोस्तों उड़ीसा में टिक्करपारा जो है आपका बहुउद्देशीय परियोजना भी एक मिलती है, टिक्करपारा एक डैम भी मिलता है, टिक्करपारा यहाँ पर एक चोटी भी है उड़ीसा में। अब ये आंध्र प्रदेश वाले हम क्षेत्र में आएंगे, तो आंध्र प्रदेश में जो है कुछ इंपॉर्टेंट चोटियाँ हैं, जैसे कि एक ये चोटी है, इसका नाम है आपको विशाखापत्तनम की चोटी, विशाखापत्तनम की चोटी। एक पीक है, इसका नाम है अरमाकोंडा, अरमाकोंडा। और ये जो दोस्तों अरमाकोंडा है, ये पूरे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, हाइट है इसकी 1680 मीटर। पूरे पूर्वी घाट की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है अरमाकोंडा, 1680 मीटर हाइट है। महेंद्रगिरी की 1501 मीटर हाइट है। कभी कभी आपसे क्रम से अरेंज करने के लिए बोल देगा हाइट के अनुसार, तो हमको ध्यान देना है कि महेंद्रगिरी की हाइट कितनी, 1501 मीटर, विशाखापत्तनम, अरमाकोंडा। उसी तरीके से इस आंध्र प्रदेश में और भी काफ़ी सारी ऊंची रेंजेस हैं, जैसे कि आपकी नल्लामल्ला रेंज, नल्लामल्ला चोटी। एक चोटी है आपकी निमाईगिरी, यहाँ पे आपकी निमाईगिरी, निमाईगिरी हो गई, नल्लामल्ला हो गई। उसी तरह है आपकी पालकोंडा हो गई, पालकोंडा, वेलिकोंडा। यहीं पे एक और चोटी है जिसका नाम है वेलिकोंडा। से पालकोंडा हो गया, वेलिकोंडा हो गया, निमाईगिरी हो गई, नल्लामल्ला, अरमाकोंडा, विशाखापत्तनम। ये कुछ चोटियां हैं कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। एक और है यहाँ पर नागरी, ये ध्यान देना है हमको, ये भी आंध्र प्रदेश में है नागरी। यानी कि मैं देखिए यहाँ तक है आपका, इस जगह से ये जो मैंने बॉर्डर खींचा हुआ है, ये आपका आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, ये आपका उड़ीसा था, और ये नीचे आपका क्या है, ये तमिलनाडु है। ये वाला हिस्सा क्या है, तमिलनाडु का है। ठीक, अब जो नल्लामल्ला और निमाईगिरी जो क्षेत्र है, नल्लामल्ला और निमाईगिरी की जो चोटियाँ हैं, यहाँ पर कुछ ट्राइब्स पाए जाते हैं, कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पाए जाते हैं। और इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स में है जैसे कि डोंगरा और कोंध। ठीक, ये ट्राइब्स पाए जाते हैं, डोंगरा और कोंध। कहाँ पर, नल्लामल्ला और निमाईगिरी की चोटियों पर। अब तमिलनाडु की हम बात कर लें, तो तमिलनाडु में जैसे यहाँ पर है एक, इसका नाम है जवादी, ये है आपकी सेवराय। ठीक, ये आपकी हो गई पंचमलाई, सिरुमलाई। ठीक है, जवादी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। ठीक है, इधरी पे एक और है वेल्लीगिरी। क्लियर। तो दोस्तों ऐसे चोटियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है कुछ इतनी हैं। अब आपसे जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में अरेंज करने के लिए बोल देता है, तो आपको इनको बहुत याद रखना। ये जो 4-5 हैं, नागरी, जवादी और सेवराय, पंचमलाई, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस, आपको ज़्यादा ध्यान देना है। एक आपको महेंद्रगिरी याद रखना है कि उड़ीसा में है। ठीक है, यहीं पर जो है एक और की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक बरुसनद की चोटी है। ठीक है, बरुसनद नाम है, बरुसनद इस जगह पर है। ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन तीनों की सीमाओं में फैली हुई एक पीक है जिसका नाम है बरुसनद। सॉरी, बरुसनद नहीं दोस्तों, शेषाचलम।
शेषाचलम। ठीक है, एक चोटी है जिसका नाम है शेषाचलम। ये पूरा जिसका विस्तार है आपका कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, ये है शेषाचलम। इसको आपको याद रखना है। और बस पूर्वी घाट में दोस्तों इतना ही है। क्लियर है। कल के जो खंड में हम लोग, कल के सेक्शन में हम लोग बात करेंगे, कल हम लोग बात करेंगे सतपुड़ा की, विंध्याचल की और अरावली की। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और अपने जीएस के पोर्शन को कवर करिए। थैंक यू।